करंट अफेयर्स मतलब एमजेटी एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, दिसंबर का पार्ट 2 छूट गया था, इसको आज हम लोग कवर करने वाले हैं। मंथली करंट अफेयर की सीरीज बहुत ही अच्छी तरीके से आपका रिवीजन कराया जाएगा। ये पार्ट 2 है, यानी कि 16 तारीख से 31 दिसंबर तक को हम लोग कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं, और बाकी सभी महीनों की वीकली और डेली मंथली सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा एप्लीकेशन पर अपने। तो आप जाकर के गूगल प्ले स्टोर से एमजेटी ऐप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन था, हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार कौन सा राज्य गाय के दूध उत्पादन में नंबर 1 बनने वाला है? तो गाय के दूध उत्पादन के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 बनने वाला है। आगे आने वाले कुछ ही महीनों में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने इसकी घोषणा की है कि इसके लिए परियोजनाएं वगैरह जो चलाई गई हैं उसकी वजह से नंबर 1 बन जाएगा गाय के दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ऑलरेडी दूध उत्पादन में दूसरे स्थान पर है, पहले स्थान पर राजस्थान है, और गाय के दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले पर बन जाएगा जल्द ही। टाइम मैगजीन ने किसको 2024 का पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो टाइम मैगजीन बहुत ही प्रतिष्ठित मैगजीन है और हर साल एक एक व्यक्ति को पर्सन ऑफ द ईयर घोषित करती है। तो 2024 का पर्सन ऑफ द ईयर डोनाल्ड ट्रंप को घोषित किया है टाइम मैगजीन पत्रिका ने। टाइम मैगजीन ने देखिए कवर पेज पर इनकी तस्वीर छापी है। डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार टाइम मैगजीन में पर्सन ऑफ द ईयर बने हैं। एक बार जब ये 2016 में जब राष्ट्रपति बने थे पहली बार, तब छपे थे, और अब 2025 में दोबारा से राष्ट्रपति जब बने हैं तब इनको पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। ठीक है ना, टाइम मैगजीन का। पिछले अगर बात करें तो पिछले कुछ संस्करणों में टाइम मैगजीन में, जैसे 2022 का टाइम मैगजीन में स्पिरिट ऑफ यूक्रेन और व्लादिमीर जेलेंस्की, इनको पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था। 2023 में टेलर स्विफ्ट को चुना गया था पर्सन ऑफ द ईयर। 2024 में डोनाल्ड ट्रंप को, इससे पहले 2021 में एलन मस्क को चुना गया था पर्सन ऑफ द ईयर। ठीक है, अगला। दिसंबर 2024 में विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आयुर्वेद एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया? विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आयुर्वेद एक्सपो, इसका आयोजन साथियों देहरादून में किया गया है। देहरादून उत्तराखंड में, उत्तराखंड की राजधानी होती है देहरादून। देहरादून उसकी विंटर कैपिटल है, गैरसैंण उसकी समर कैपिटल है। तो देहरादून में ये हुआ वर्ल्ड आयुर्वेदिक कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो, आयुर्वेद एक्सपो। ठीक है, डिजिटल हेल्थ आयुर्वेदिक अप्रोच, ये इसकी थीम रखी गई थी। हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार 2034 में फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन करेगा? वर्ष 2034 में फीफा वर्ल्ड कप की बात की जा रही है। तो 2034 में फीफा वर्ल्ड कप साथियों ये सऊदी अरेबिया में किया जाएगा, सऊदी अरब में, सऊदी अरब में। ठीक है ना। 2026 वाला जो होगा ये होगा मैक्सिको, कनाडा और यूएसए में। इसके बाद 2030 वाला जो होगा ये होगा मोरक्को, स्पेन और पुर्तगाल में। 2034 वाले की बात की जा रही है यहाँ, वो होगा सऊदी अरेबिया में। ठीक है ना। इसके पहले 2022 वाला कहाँ हुआ था? 2022 वाला कतर में हुआ था, अर्जेंटीना ने जीता। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। चलिए अगला, फीफा वर्ल्ड कप। फीफा के बारे में तो बेसिक चीजें जानते हो, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। फीफा फीफा यानी फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, स्थापना इसकी हुई थी 1904 में। और कहाँ स्थापित हुआ था? तो ये पेरिस में स्थापित हुआ था, लेकिन हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ज्यूरिख में है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है। गियानी इन्फेंटिनो इसके अध्यक्ष हैं। गियानी इन्फेंटिनो इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, अगला। हाल ही में 400 बिलियन डॉलर की संपत्ति को पार करने वाले पहले इंडिविजुअल पर्सन कौन बन गए हैं? किसी एक इकलौते व्यक्ति के पास संपत्ति 400 बिलियन डॉलर को पार कर गई है। वो व्यक्ति कौन है? वो है एलियन मस्क, एलन मस्क। ठीक है ना। एलन मस्क आज के टाइम पर ट्विटर यानी एक्स के मालिक हैं, स्पेस एक्स के मालिक हैं, हाइपरलूप के मालिक हैं, टेस्ला कंपनी के मालिक हैं, और ऐसी बहुत सारी कंपनियां, द बोरिंग, इसके अलावा हाइपरलूप वन, है ना। और इन सभी कंपनियों के ये मालिक हैं और आज के टाइम पर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। तो इनकी संपत्ति अभी 500 बिलियन डॉलर भी पार कर गई थी। तो अभी तो 400 बिलियन डॉलर का ये क्वेश्चन है। ठीक है ना, मतलब कि घटती बढ़ती रहती है, आप जानते ही हो। तो ये बन गए हैं पहले व्यक्ति। अगला, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने करोड़ रुपए की लागत से प्रयागराज में 167 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? 167 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है 5,500 करोड़ की लागत का, केंद्र सरकार के द्वारा। उसके बाद लगभग 2,000 करोड़ की परियोजनाओं का राज्य सरकार ने उद्घाटन किया। तो यानी लगभग 7,500 करोड़ की परियोजनाएं
ये महाकुंभ के आयोजन के लिए खर्ची गई और इससे ये कहा गया कि रेवेन्यू जो है 1.3 लाख करोड़ का जनरेट हो सकता है। तो ये बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेशन का भी सोर्स बनकर के उभरेगा महाकुंभ। इस पर मैंने आपको वीडियो भी दी हुई है महाकुंभ में, तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाकर के देखिएगा, काफी इंटरेस्टिंग है। महाकुंभ के बारे में सब कुछ तो बताया ही गया है उसमें। महाकुंभ वैसे 13 जनवरी से शुरू होकर के 26 फरवरी 2025 तक चलेगा। ठीक है, चलिए, तो एकता का महायज्ञ कहा गया महाकुंभ 2025 को, और पीएम मोदी ने 167 परियोजनाओं को मंजूरी दी। अच्छा, सह आयक या सह एआई यक, ये चैटबॉट भी लॉन्च किया गया है महाकुंभ में जो आएंगे यात्री उनकी हेल्प के लिए। अगला, किस राज्य ने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2024 में पहला स्थान प्राप्त किया? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार, तो इसमें पहला स्थान मिला है त्रिपुरा राज्य को। त्रिपुरा एक पूर्वोत्तर का राज्य है और इसको मिला है फर्स्ट रैंक, देखिए, अमंग ग्रुप 4 स्टेट इन द नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड। तो ग्रुप 4 स्टेज में इसे मिला हुआ है पहला स्थान। नई दिल्ली में विज्ञान भवन में यह पुरस्कार दिया गया है। ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर की पुस्तक आ चुकी है। इस पुस्तक को आप लोग ऑफलाइन मतलब अपने घर पर मंगा करके पढ़ सकते हो। ये ई बुक नहीं है, ये बुक है ना। तो ये कहाँ अवेलेबल है? ये फ्लिपकार्ट पर आपको मिल जाएगी और अमेजोन पर मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और आप इसी स्क्रीन पर टैप करो एक बार, तो यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट बन करके आएगा। एक बार टैप करो, देखो व्यू प्रोडक्ट बनकर आ रहा है, इस पर टैप करो और पहुंचो फ्लिपकार्ट पर। वहां से आप रिव्यू वगैरह पढ़ करके आप इसे ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है ना। और इंग्लिश में जिनको चाहिए, इंग्लिश में स्पायरल नोट्स बना करके दिया जा रहा है। यहाँ आसपास नहीं दिख रहा है, नहीं तो मैं दिखा देता आपको। तो वो स्पायरल नोट्स जो है इसकी फोटो कॉपी करके स्पायरल बनाकर आपको कुरियर करा जा रहा है। तो जिनको इंग्लिश में चाहिए वो व्हाट्सएप करें, व्हाट्सएप का नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए, कहां पर भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक खोला गया? भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक ये खुला है साथियों चेन्नई में। कहां पर? चेन्नई में खुला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। तो ये भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिसर परिषद यानी आईसीएमआर और मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन दोनों ने मिलकर के इसे बनाया है। एमडीआरएफ के अध्यक्ष हैं डॉक्टर वी मोहन। अगला, प्रसिद्ध तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन जी का निधन हो गया। इन्हें किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? उस्ताद जाकिर हुसैन साहब, इनका निधन हुआ और ये बहुत ही फेमस तबला वादक थे। ये क्वेश्चन स्टैटिक से पूछा जाएगा आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनका निधन हो चुका है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखना। इनको साथियों पद्म भूषण और पद्म विभूषण दोनों से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन बी और सी आपका सही होगा, ठीक है। इनको और भी बहुत सारे पुरस्कार मिल चुके हैं, जैसे पद्म विभूषण से 2023 में, पद्म भूषण से 2002 में, पद्मश्री से 1988 में। अच्छा, पद्मश्री भी मिल चुका था, पद्मश्री भी मिल चुका था। तो ए बी सी तीनों मिलेगा, ए बी सी, है ना, तीनों से सम्मानित किया जा चुका था। और इसके अलावा शक्ति नाम के ये संगीत समूह की स्थापना इन्होंने की थी। शक्ति बैंड एक बहुत ही फेमस बैंड है, म्यूजिक बैंड है ना। संगीत नाटक अकादमी भी इन्हें मिल चुका था। अगला, 17 दिसंबर 2024 को लोकसभा में कितने मतों से वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश किया गया? मतलब कि कितने मतों से पास हुआ लोकसभा में? लोकसभा में साथियों ये 269 मतों से पास हुआ और मतलब 269 इसके पक्ष में वोट पड़े। 198 सदस्यों ने इसका विरोध किया, इस बिल का। वन नेशन वन इलेक्शन बिल जो है ये रामनाथ कोविंद की समिति की सिफारिश पर लाया गया है। आपको याद हो अगर, तो इसके लिए रामनाथ कोविंद समिति का गठन किया गया था। 8 सदस्यों वाली समिति थी रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में। ये कौन है? ये पूर्व राष्ट्रपति हैं। तो ये हाई लेवल कमेटी कही जाएगी, है ना। तो एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया था और इन्होंने 18,000 पन्नों वाली एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी कि हाँ, वन नेशन वन इलेक्शन कराए जा सकते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक देश में एक ही चुनाव हो, एक साथ चुनाव हो सारे के सारे, जैसे चाहे वो नगर निकाय के जो भी चुनाव होते हैं, ग्राम पंचायतों के चुनाव होते हैं और विधानसभाओं के चुनाव होते हैं या लोकसभा के चुनाव होते हैं, सबका चुनाव व्यवस्था एक ही रहे, बार बार अलग अलग ना रहे। तो ये कब से लागू हो सकता है? 2029 वाले चुनाव से लागू हो सकता है, लेकिन तभी होगा जब संसद में ये पास करा लिया जाएगा तब, ठीक है। चलिए, किस देश की महिला जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब जीता है? किस देश की महिला ने महिला जूनियर एशिया कप का खिताब जीता है? तो इसको जीत लिया है भारतीय टीम ने, ठीक है। भारतीय टीम ने महिला जूनियर एशिया कप का खिताब जीता। मस्कट ओमान में आयोजित किया गया था। भारतीय महिला टीम ने चीन को 3-2 से हराया हुआ है। भारत की पुरुष जूनियर हॉकी टीम ने भी इस बार खिताब जीता हुआ है। इसको मैंने पिछले पार्ट में भी आपको बताया था। भारत की पहली योग नीति किस राज्य में लागू की जाएगी? योगा पॉलिसी।
तो भारत की पहली योगा पॉलिसी जो है ये उत्तराखंड में लागू की जाएगी। कहां पर? उत्तराखंड में लागू की जाएगी। पुष्कर सिंह धामी जी ने इसका अनावरण किया है 10वें विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो के अवसर पर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं? 21 जून को, ये बात याद रखना। अगला, हाल ही में किस मंदिर ने सुरक्षा उत्कृष्टता के लिए स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार जीता? स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार ये मिला है राम मंदिर अयोध्या को। ये ब्रिटेन के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है। देखिए, राम टेम्पल इन अयोध्या गेट्स इंटरनेशनल स्वॉर्ड ऑफ ऑनर सेफ्टी एंड एक्सीलेंस के लिए अवार्ड मिला हुआ है। इसे ब्रिटिश सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला, हाल ही में 34वां ब्यास सम्मान किसे दिया गया? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ब्यास सम्मान पूछा जाता है, तो 34वां ब्यास सम्मान इस बार किसको मिला है? ये मिला है सूर्यबाला को। किसे? सूर्यबाला को। ब्यास बाला, ब्यास बाला, ब्यास बाला। ठीक है ना, तो ये याद रखना, इस बार का ब्यास सम्मान इनको मिला है। किस पुस्तक के लिए मिला है? तो कौन देश को वासी, वेणु की डायरी, इस पुस्तक के लिए इनको मिला है। ये पुस्तक इन्होंने 2018 में लिखी हुई थी। ठीक है, 2018 में ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी, कौन देश को वासी, वेणु की डायरी, इसके लिए इनको मिला हुआ है। ठीक है, 1991 से व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान, बिहारी पुरस्कार, के बिरला पुरस्कार, ये सब के बिरला फाउंडेशन के द्वारा शुरू किया गया 1991 में। ये बात ध्यान रखना, सब के सब दिए जाते हैं के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। अच्छा, व्यास सम्मान की सम्मान राशि जो है ये 4 लाख रुपए है, एक सर्टिफिकेट और एक स्मृति चिन्ह होता है। अगला, दिसंबर 2024 में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने कहां पर भारत के पहले भू विज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन किया? भारत का पहला भू विज्ञान संग्रहालय है ना, इसको फर्स्ट जियोलॉजी म्यूजियम इन दिसंबर, तो इन्होंने ये लॉन्च किया है। कहां पर? ग्वालियर मध्य प्रदेश में। कहां पर? ग्वालियर मध्य प्रदेश में। ग्वालियर मध्य प्रदेश में पहला भू विज्ञान संग्रहालय उद्घाटन किया गया है। अगला, हाल ही में आयोजित 67वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप के प्रतियोगिता में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रिया सीरीज थट्टे इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? रिया सीरीज थट्टे इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। ठीक है, किसमें जीता है? 25 मीटर पिस्टल इवेंट में 67वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में। तो ये है रिया थट्टे बीच वाली, ये गोल्ड जीती हुई है। ठीक है, चलिए, तो पंजाब की सिमरनप्रीत कौर सिल्वर जीती और ये जीती राही सरनोबत जीती ब्रॉन्ज। अगला, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना जनवरी 2025 से? ये कहा जा रहा था, अभी देखो 26 जनवरी को ये लागू हो जाएगा उत्तराखंड में। उत्तराखंड बन जाएगा लागू करने वाला पहला राज्य। अब यूसीसी जो है, इससे संबंधित कुछ डाउट्स रहते हैं लोगों का, इसको क्लियर कर देता हूं। देखो, यहां अगर पूछा जाएगा कि लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना, तब तो आप बताओगे उत्तराखंड। अगर पूछा जाएगा कितने राज्यों में अभी लागू है, तो आप बताओगे गोवा में लागू है पहले से ही, और उत्तराखंड में अभी लागू हुआ, उत्तराखंड बना पहला राज्य। कैसे? गोवा जो है ये आजादी से पहले से ही यहाँ पर लागू है ना, ये लागू नहीं किया है। यहाँ एक्चुअली में पहले पुर्तगाली रहते थे और पुर्तगालियों ने यहाँ लागू कर रखा था यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो ये पहले से ही लागू है। लेकिन अभी आजादी के बाद और बाकायदे प्रॉपर तरीके से संविधान अपने विधानसभा में बिल वगैरह ला करके किसने पेश किया, पारित किया और पास कराया और लागू करने जा रहे हैं, ये उत्तराखंड ने किया है। ठीक है, तो उत्तराखंड बना पहला लागू करने वाला, और लागू कहां कहां पर है? गोवा और उत्तराखंड, ये बात ध्यान रखना। और अब यूसीसी की बात करें, समान नागरिक संहिता की, तो यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 44 में कहा गया है। आर्टिकल 44 में इसका वर्णन किया गया है कि भाई किसी के लिए अलग अलग विवाह कानून, तलाक संबंधी कानून ये नहीं होना चाहिए। सबके लिए एक समान विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने पर व्यक्तिगत कानून हो। ठीक है ना, पर्सनल लॉ खत्म किए जाएंगे। चलिए, तो ये 12 मार्च 2024 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त कर लिया गया था। अच्छा, ये संहिता वहां की अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होगी, ये बात भी ध्यान रखना, पूछा जा सकता है। दिसंबर 2024 में किसको भारतीय स्टेट बैंक का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया? एसबीआई का प्रबंध निदेशक। एसबीआई में देखो, एसबीआई हो, एलआईसी हो, या बड़ी बड़ी ऐसे गवर्नमेंट की जो बॉडीज हैं, उसमें एक अध्यक्ष होता है, 4 उसके एमडी होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, है ना। तो एसबीआई के जैसे कि चेयरमैन है सीएस शेट्टी, चल्ला श्रीनिवासु शेट्टी, अभी नए बने हुए हैं, तो वो तो अध्यक्ष हैं। यहाँ प्रबंध निदेशक की बात हो रही है। पहले वो प्रबंध निदेशक थे, लेकिन अब वो अध्यक्ष बना दिए गए हैं, प्रमोट हो गए हैं, तो अब वो पद तो खाली हो गया था। उसी पद पर अब इनको नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया है? राम मोहन राव अमारा को। किसे? राम मोहन राव अमारा। ये सीएस शेट्टी जो है ये अध्यक्ष बन गए हैं, ये अध्यक्ष बन गए हैं। ठीक है ना, क्लियर है बात मेरी? चलिए, राम मोहन राव अमारा
3 वर्ष के लिए ये नियुक्त किए गए हैं। एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर है। भारत की सबसे बड़ी ये सरकारी बैंक है। अगला, किस राज्य का मसाली गांव भारत का पहला सौर सीमा वाला गांव बना? मसाली गांव सौर सीमा वाला गांव बना, मतलब ऐसा गांव जो सीमावर्ती हो और वो सोलर विलेज हो, मतलब पूरी तरीके से सोलर सिस्टम से ऑपरेट हो रहा हो। तो ये राज्य है गुजरात। ठीक है ना, गुजरात। वैसे भी आप देखोगे बॉर्डर एरिया में, तो बॉर्डर एरिया में तो ये गुजरात ही है जो राज्य है ना। बाकी उत्तर प्रदेश नेपाल से बॉर्डर लगाता है। बाकी तो उड़ीसा और केरल ये तो प्रायद्वीप में आ जाते हैं, तो ये तो लगाएंगे नहीं किसी से बॉर्डर। देश का पहला सोलर विलेज कौन सा है? देश का पहला सोलर विलेज जो है ये है मोढेरा। ये भी ये भी जो है गुजरात में ही है। ठीक है ना, गुजरात में। ये बात याद रखना, ये फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया, फर्स्ट सोलर विलेज ऑफ इंडिया है। ओके, चलिए अगला। हाल ही में प्रसिद्ध तबला वादक पंडित स्वप्न चौधरी जी का को वर्ष के राष्ट्रीय तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया। किस वर्ष के तानसेन सम्मान सम्मानित किया गया? तो इन्हें तीसरे 2023 के राष्ट्रीय तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया है। पंडित स्वप्न चौधरी जी को वर्ष 2023 का मिला है। राष्ट्रीय तानसेन सम्मान कौन देता है? तो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट देती है। ये बात ध्यान रखना, इसे मध्य प्रदेश की सरकार देती है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ये क्वेश्चन बना हुआ है एग्जाम में। 5 लाख रुपए की सम्मान राशि मिलती है, एक प्रशस्ति पत्र और एक शॉल मिलता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉल्फिन परियोजना के तहत किस राज्य में पहली बार गंगा डॉल्फिन की टैगिंग की गई? तो पहली बार गंगा डॉल्फिन की टैगिंग दोस्तों असम में की गई है, ब्रह्मपुत्र नदी में। ये डॉल्फिन परियोजना के तहत की गई है। गंगा डॉल्फिन याद रखना, ये भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। ठीक है ना, तो असम में ये पहली बार देखिए की गई है। गंगा रिवर डॉल्फिन टैग्ड इन द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। और यहाँ पर तो राज्य नहीं दिया गया है, चलिए राज्य यहाँ पर बता दे रहा हूँ। असम में है। ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है कुल्सी। उसी कुल्सी में एक नर गंगा डॉल्फिन को टैग किया गया है। क्यों टैग किया गया है? अब इसको ट्रैक किया जाएगा। टैग किया गया है, अब इसको ट्रैक किया जाएगा कैसे कैसे रहती हैं, कहाँ कहाँ रहती हैं। ठीक है ना, कहाँ से कहाँ तक इनका रेंज रहता है। जैसे मैं आपको बताऊं, एक बार एक गिद्ध पर टैग किया गया था और वो गिद्ध जो है अपने पूरे जीवन काल भर में वो देखा गया ट्रैक करके कि कहाँ कहाँ उड़ा, तो पता चला कि वो अफ्रीका से लेकर यूरोप से लेकर एशिया से लेकर बहुत सारे देश में वो उड़ा था, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर भी देखो, डॉल्फिन परियोजना के तहत अभी गंगा डॉल्फिन को टैग किया गया है। साथ ही साथ में अब टैग करने से बहुत सारी चीजें नोटिस की जाएगी, है ना। तो गंगा डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम है प्लेनेस्टा गंगेटिका। एक वैज्ञानिक नाम पूछा जा सकता है। इनको अंधी डॉल्फिन या गंगा सुसु या हीहू के नाम से भी जाना जाता है और भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, ये बात भी ध्यान रखना। सैटेलाइट टैग किया गया है। अगला, हाल ही में मिस इंडिया यूएसए 2024 का खिताब किसने जीता है? मिस इंडिया यूएसए इसको जीत लिया है कैटलीन सैंड्रा नील ने। कैटरीन सैंड्रा नील जो है ये इंडियन ओरिजिन की अमेरिकन है और इन्होंने मिस इंडिया यूएसए जीता है। मिस इंडिया यूएसए जो है ये इंडियन ओरिजिन की जो अमेरिकन होती हैं उन्हीं के बीच होता ही है कंपटीशन, है ना। तो ऐसा नहीं है कि यही वाली है पहली भारतीय मूल की वो जो बनी है। वहां जितनी भी रहेंगी इवेंट में पार्टिसिपेट करेंगी सब भारतीय मूल की ही यूएसए वाली होंगी। ठीक है, तो प्रथम रनर अप जैसे निराली देसिया रही। द्वितीय उपविजेता द्वितीय रनर अप ये माननी पटेल रही। पहले पे कैटलीन सेंड्रल नील ने जीता है खिताब। अगला, चलिए, पुस्तक ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ इसको किसने लिखा है? तो ये पुस्तक लिखा है साथियों किसने? इसको दीपा मलिक ने लिखा है। ये मैं आपको लगातार रिवीजन करवाता रहता हूँ डेली करंट अफेयर में। दीपा मलिक की ये पुस्तक है ब्रिंग इट ऑन, और ये मैं कहता ही हूँ आपसे हमेशा कि बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये। इनकी आत्मकथा है। दीपा मलिक एक ऐसी पर्सनालिटी थी, बहुत सारे मेडल तो इन्होंने जीते ही जीते, ओलंपिक में भी मेडल लाए इन्होंने। और इन्होंने इन्होंने कई इवेंट में पार्टिसिपेट करती थी, है ना। पैरा एथलीट ने कई इवेंट में पार्टिसिपेट करती थी। इन्हें पद्मश्री भी मिल चुका है और खेल रत्न भी मिल चुका है, अर्जुन पुरस्कार भी मिल चुका है। ये रियो पैरा ओलंपिक सॉरी इसमें सिल्वर मेडल जीती हुई थी। ठीक है, अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा बांग्लार बारी आवास योजना शुरू की गई? बांग्लार बारी आवास योजना, तो देखिए बांग्ला मिल रहा है तो पश्चिम बंगाल लगा देना आप। पश्चिम बंगाल ने अभी बांग्लार बारी आवास योजना शुरू की हुई है। हाउसिंग स्कीम है, तो हाउस दिया जाएगा, मतलब कि घर मुहैया कराए जाएंगे सस्ते रुपए में। ठीक है ना, उसके लिए सस्ते किस्त में देखिए 12 लाख लाभार्थियों के बैंक में खाते में 60,000 रुपए की राशि स्थानांतरित की गई पहले में। अगला,
इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2024 का खिताब किसने जीता? इंटर कॉन्टिनेंटल कप किस खेल से संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप बताना फुटबॉल से। किससे? फुटबॉल से संबंधित ये गेम है और इसको इस बार जीत लिया है किसने? रियल मैड्रिड ने। रियल मैड्रिड ने जीता हुआ है इंटर कॉन्टिनेंटल कप। किसको हरा करके? पचुका पचुका को हरा करके ये जीती हुई है, जो कि एक मैक्सिकन टीम है। तो ये रियल मैड्रिड का ये चौथा खिताब था। इससे पहले 1960, 1998 और 2002 में भी इंटरकॉन्टिनेंटल जीत चुका है। दिसंबर 2024 में हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला जी का निधन हो गया। ये कितनी बार हरियाणा के सीएम रह चुके थे? तो ये 5 बार हरियाणा के सीएम रह चुके थे ओम प्रकाश चौटाला जी। इनका निधन हो चुका है, ठीक है ना, इनका भी निधन हो चुका है। यहाँ 5 कर लेना, 5 बार के सीएम थे, इनका निधन हो गया है। 1989, 91, 96, 2000, 2005। 24वीं बिम्स्टेक वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक का आयोजन किस देश के द्वारा वर्चुअल रूप से किया गया है? 24वीं बिम्स्टेक वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक। तो बिम्स्टेक की अध्यक्षता इस बार थाईलैंड कर रहा है, ठीक है ना। वैसे भी रूस और सऊदी अरबिया, इससे कोई मतलब ही नहीं बिम्स्टेक का, क्योंकि बिम्स्टेक क्या है? बिम्स्टेक कहाँ गया? यहाँ पर लिखा हुआ ये रहा। बिम्स्टेक मतलब बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टरल टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो ये बे ऑफ बंगाल के पास में, मतलब बंगाल की खाड़ी जो है ना, बंगाल की जो खाड़ी है ना, उसके आसपास के देशों का एक संगठन है ना। उसके आसपास के 7 देश इसके सदस्य हैं और उन्हीं के बीच में है। तो सऊदी अरेबिया और रसिया का कोई मतलब है नहीं यहाँ पर, है ना। तो 20 दिसंबर को ये बैठक हुई। थाईलैंड के उप स्थायी सचिव पैसान रूपनिकीज द्वारा ये आयोजन किया गया। ये सब नहीं पूछा जाएगा आपसे, यही पूछा जाएगा किसके द्वारा हुआ। अच्छा, अब इसकी स्थापना 1997 में की थी। ढाका में इसका हेडक्वार्टर है। 7 सदस्य देश हैं, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल और भूटान। मैंने आपको बताया बे ऑफ बंगाल के आसपास के 7 देश। इंद्रमणि पांडे इसके महासचिव हैं। ये अभी नए बनाए गए हैं, इनका नाम आपको याद रखना है। अगला, हाल ही में किस राज्य विधानसभा द्वारा भू भारती रिकॉर्ड का अधिकार विधेयक 2024 पारित किया गया? तो भू भारती रिकॉर्ड का अधिकार विधेयक, इसे किसने लॉन्च किया? तेलंगाना राज्य सरकार ने। तेलंगाना ने ये शुरू किया है। इनसे पहले ये सेम योजना थी, बस नाम बदले हैं। इनसे पहले ये योजना थी धरणी पोर्टल। धरणी पोर्टल की जगह अब ये नए नाम रखे हैं। भारत राष्ट्र समिति सरकार ने इसे पेश किया था, अब ये भू भारती नाम से इसका कर दिए हैं, ठीक है। चलिए, तो ये भी जो है वही है, भूमि के प्रत्येक टुकड़े को एक विशिष्ट कोड पहचान संख्या प्रदान करता है। किस अभिनेता को पहले खो खो विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो देखो, ये दिसंबर 2024 में ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। जनवरी में आयोजन होना था और अब आयोजन हो गया है। भारत की पुरुष टीम ने भी और भारत की महिला टीम ने भी, दोनों ही विजेता हो गई हैं। इसमें सलमान खान को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, ठीक है ना। पहला खो खो विश्व कप ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है 19 जनवरी। देखिए, 13 जनवरी से 19 जनवरी तक आयोजित किया गया था। और यहाँ पर लिख लो कि भारतीय पुरुष टीम विजेता ये भी भारत कर देना। और महिला टीम दोनों में ही नेपाल को ही हराकर जीते हैं ना। टीम विजेता ये भी भारत कर देना, ठीक है। ये पहला संस्करण था, पहली बार आयोजित हो रहा था, नई दिल्ली में आयोजित हुआ। अगला, भारत ने किस देश के साथ विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय स्थापित करने के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किया? विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय अभी फ्रांस में है, तो इसलिए फ्रांस से ही समझौता किया गया कि भाई हमें अपने यहाँ भी बनाना है, तो बताओ तुम मैनेज कैसे करते हो। तो आकर के वो पूरा सिखाएंगे कि कैसे ऑपरेट करते हैं दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम, है ना। तो एस जयशंकर साहब हैं, ये फ्रांस के लोगों से मिल रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं कि भाई कैसे अपने यहाँ बनाना है, ठीक है ना, सबसे बड़ा। चलिए, तो ये साउथ ब्लॉक में लोअर की तर्ज पर बनेगा। हाल ही में पीएम मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया गया? ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर ये दिया है कुवैत ने। कुवैत एक देश है और इसके द्वारा ये पुरस्कार दिया गया, हाईएस्ट ऑनर इनका, ऑर्डर ऑफ अल कबीर, ठीक है। अच्छा, ये यूके के प्रिंस चार्ल्स को मिल चुका है, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश को मिल चुका है, बिल क्लिंटन को मिल चुका है, ऐसे कई लोग को मिल चुका है। अब पीएम मोदी को दिया गया है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। अगला, दिसंबर 2024 में पहला अंडर 19 आईसीसी महिला टी20 एशिया कप किस देश ने जीता है? पहला अंडर 19 आईसीसी महिला टी20 एशिया कप, इसको जीत लिया है भारतीय टीम ने। भारतीय टीम ने जीता है। देखिए, भारतीय टीम ने
पुरुषों वाली टीम का बदला ले लिया है। पुरुष वाली टीम हार गई थी, भारतीय वाली टीम जीत गई, है ना। पुरुष वाले में बांग्लादेश ने जीता, भारत को हरा करके जीता, और महिला वालों में भारतीय महिला टीम ने बांग्लादेश को हरा करके जीत लिया, है ना, उल्टा हो गया। तो आईसीसी ये सॉरी एसीसी का ये अंडर 19 महिला T20 एशिया कप था। एशिया कप था, एशियन क्रिकेट काउंसिल के द्वारा आयोजित करता है, और अंडर 19 का था, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। और जो मेन वाली टीम है उसमें भारत भी जीता है पुरुषों वाले में, ठीक है। चलिए अगला। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने राज्य में जेल प्रणाली सुधार के लिए एक विधेयक पारित किया है? राज्य में जेल प्रणाली सुधार के लिए एक विधेयक पारित किया है, ये महाराष्ट्र ने किया है। महाराष्ट्र में जेल को लेकर के कई बार रिफॉर्म बिल्स लाए जा चुके हैं, एक बार फिर से लाए गए हैं, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले ही, मतलब कुछ महीना पहले कह सकते हैं, कुछ महीने पहले एक नियम आया था यहाँ पर कि जो अपराधी होंगे उनके परिवार वालों को 50,000 तक का लोन मिल जाया करेगा। महाराष्ट्र कारागार और सुधार सेवा अधिनियम इसका मॉडल कारागार विधेयक 2023 पर आधारित है, इसमें सुधार किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें विशेष कारागार बनाएंगे, महिलाओं के लिए खुली कारागार व्यवस्था बनाएंगे, अस्थायी कारागार और खुली कॉलोनियां जैसी जेल बनाएंगे, थोड़ा सा ज्यादा फ्रीडम करेंगे। दिसंबर 2024 में भारत के पहले बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन कहाँ किया गया? भारत का पहला बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग ये नागपुर, महाराष्ट्र में नागपुर के ही सांसद नितिन गडकरी जी ने उद्घाटन किया है, ठीक है ना। नागपुर से सांसद हैं और परिवहन मंत्री भी हैं, तो इन्होंने ये भारत का पहला बायो बिटुमेन से निर्मित राष्ट्रीय राजमार्ग का ऑफिशियल उद्घाटन किया है। हाल ही में किसको राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एनएचआरसी के नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष बनाए गए हैं। कौन बनाए गए हैं? तो जस्टिस वी राम सुब्रमण्यम को बनाया गया है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आर्टिकल देखिए, इनको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा नियुक्त किया गया है। इनका कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो वो रहेगी, ठीक है। अरुण कुमार मिश्रा जी की जगह पर आए हैं। अगला, हाल ही में एआईएम, नीति आयोग, यूएनडीपी और सिटी फाउंडेशन ने 2024-25 के लिए यूथ को लैब नेशनल इनोवेशन चैलेंज के कौन से संस्करण का उद्घाटन किया है? तो ये इसका था इस बार 7वां संस्करण। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इसमें देखिए नीति आयोग के एआईएम मतलब कि अटल इनोवेशन मिशन, उसके द्वारा ये शुरू किया गया है को लैब, ठीक है ना, यूथ को लैब नेशनल इनोवेशन चैलेंज 2024। तो 7वां संस्करण था, थीम था इम्प्रूविंग एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज एंड वेलफेयर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज। अगला, हाल ही में किस देश ने फरवरी 2025 में एचपीवी टीकाकरण अभियान शुरू करने की घोषणा की? किस देश ने शुरू की है? तो ये शुरू किया है नेपाल ने। एचपीवी टीकाकरण, ये बच्चियों को लगाए जाएंगे टीके, वैक्सीन लगाए जाएंगे, और गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर से निपटने के लिए ऐसा किया जाएगा। 15 दिनों का अभियान शुरू किया है, किसने? नेपाल ने शुरू किया है, ठीक है ना। फरवरी में लगाएंगे, शुरू करेंगे। अगला, दिसंबर 2024 में केरल सहित कितने राज्यों के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए? 5 राज्यों के राज्यपाल चेंज हुए हैं। कौन? 5 राज्यों के नए राज्यपाल चेंज हुए हैं, जिनमें ये पूरी लिस्ट है। बिहार के बन गए हैं आरिफ मोहम्मद खान, केरल के अब विश्वनाथ हर्लेकर, मणिपुर के अजय कुमार भल्ला, और मिजोरम के जनरल विजय कुमार सिंह, और उड़ीसा के हरिबाबू कम्भमपति बन गए हैं नए राज्यपाल, ये 5 राज्यों के, ठीक है। अगला, एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक का आयोजन कब किया गया? एक राष्ट्र एक चुनाव यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन, तो उस विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति बैठी है, और इसका पहला बैठक जो है ये 8 जनवरी को हुई। पहली बैठक 8 जनवरी को हुई। यहाँ पर देखिए फर्स्ट मीटिंग पार्लियामेंट्री पैनल की ये करी गई है। इस पर जेपीसी जो बनाया गया है उसमें पीपी चौधरी को अध्यक्ष बनाया गया है। इसमें राज्यसभा से 12 सदस्य हैं, लोकसभा से 27 सदस्य हैं, टोटल 39 सदस्यों की समिति ये बनाई गई है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला, लिस्ट ए में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए? तो ये बन गए हैं अनमोल प्रीत सिंह, सबसे तेज श्रेणी ए में, लिस्ट ए में शतक लगाने वाले। इन्होंने कितने गेंदों में बनाया? 35 गेंदों में शतक लगा करके इतिहास रच दिया है अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ विजय हजारे ट्रॉफी में। अच्छा, विजय हजारे ट्रॉफी, अब टूर्नामेंट कंप्लीट हो गया है। विजय हजारे ट्रॉफी जीता किसने? विजय हजारे ट्रॉफी जीता किसने? इसको जीता कर्नाटक ने। कर्नाटक ने विजय हजारे ट्रॉफी जीत ली है, ये बात ध्यान रखना। अगला, 25 दिसंबर 2024 को पीएम मोदी ने कहां पर राष्ट्रीय नदी जोड़ो नीति के तहत पहली पहल केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना
की आधारशिला रखी है। तो ये कहाँ पर रखी है? ये वाला ये उत्तर मध्य प्रदेश में रखी है इन्होंने, क्योंकि केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना मध्य प्रदेश में ही बनाई जा रही है। ठीक है ना? तो ये कहाँ पर? खजुराहो मध्य प्रदेश में इन्होंने ये परियोजना की आधारशिला रखी है। 44,605 करोड़ आने वाले हैं। केन बेतवा नदी जो बह रही है, एक्चुअली में ये समानांतर में बह रही है, केन और बेतवा नदी, इनको लिंक किया जाएगा। लिंक करने के जो आसपास के रीजन है ये भी नदी का फायदा उठा पाएंगे। ठीक है ना? चलिए, सिंचाई वगैरह के लिए ऐसे अब आने वाले समय में नदी जोड़ो परियोजना के तहत बहुत सारी नदियों को लिंक किया जाएगा। अगला, एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 में भारत के भारोत्तोलन दल ने कुल कितने पदक जीते? भारतीय भारोत्तोलन दल ने कुल 33 मेडल जीत रखे हैं। ठीक है ना? यहाँ पर देखिए, ये टोटल 33 मेडल हैं, 7 इसमें गोल्ड हैं, सिल्वर है 16 और 10 है ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है। अगला, दिसंबर 2024 में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं GS संधावालिया। अच्छा, इनके साथ ही उत्तराखंड हाईकोर्ट के भी चेंज हुए हैं। देखिए, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हुए हैं, है ना? तो उत्तराखंड के बने हैं न्यायमूर्ति नरेंद्र जी और हिमाचल प्रदेश के न्यायमूर्ति GS संधावालिया। अगला, हाल ही में कहां पर लोसर उत्सव मनाया गया? लोसर उत्सव लद्दाख का प्रमुख उत्सव होता है, ये बात याद रखना। लद्दाख में ही ये सेलिब्रेट किया जाता है, लद्दाखी नव वर्ष भी इसे कहते हैं। तो लद्दाख में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाने वाला लोसर महोत्सव है। ठीक है, लद्दाखी नव वर्ष सर्दियों के दौरान होता है। अगला, और लद्दाख के और भी महोत्सव के अगर बारे में बात करें तो जांस्कर महोत्सव होता है, हेमेश तसाई स्टोक, गुरु सेचू, स्पीतुक गलस्टर, दोमस्चो, सिंधु दर्शन, ये प्रमुख यहाँ के महोत्सव हैं, लद्दाख के पूछे जाते हैं स्टैटिक में। हाल ही में किस देश ने ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया के सबसे बड़े बांध को मंजूरी प्रदान की? तो किस देश ने ब्रह्मपुत्र नदी पर की है? तो चीन ने बनाई है। चीन जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा डैम बना रहा है। अब इससे भारत को खतरा है, किस लिए? क्योंकि वो इतना बड़ा डैम बन रहा है कि उसका पानी अगर कभी अचानक से छोड़ दिया गया तो भारत के 2-3 राज्य जो है वो बह जाएंगे, अरुणाचल प्रदेश, असम, ऐसे। ठीक है ना? तो इसलिए इंडिया को डर भी है। खैर, ये 137 बिलियन डॉलर की परियोजना है चीन की, बहुत ही बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है। इस पर लगभग 1 ट्रिलियन युआन का खर्च आ रहा है। तो तिब्बत में वो यारलुंग तंगस्पो पर नदी के निचले क्षेत्र में ये बना रहा है। आपको पता होगा ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये तिब्बत से निकली है। ठीक है, मानसरोवर झील से निकल करके तिब्बत होते हुए तब ये आई हुई है, और तिब्बत पर कब्जा चाइना का है, तो चाइना अपने क्षेत्र में बना रहा है एक्चुअली में। ठीक है, लेकिन नदी तो वही है ना। अगला, हाल ही में पीएम मोदी ने किस योजना के तहत 50 लाख से ज्यादा स्वामित्व कार्ड जारी किए? तो स्वामित्व योजना के तहत स्वामित्व कार्ड जारी किए गए हैं। स्वामित्व योजना का मतलब ये कि आपकी जमीन पर आपका स्वामित्व है कि नहीं, वो रजिस्ट्री वाला जो है वो दस्तावेज जारी होता है। तो स्वामित्व कार्ड बन रहा है अब सबका। ठीक है ना? उसमें यूनिक कार्ड होगा, आईडी होगा, कोई भी उसको आईडी से चेक कर सकेगा किसके नाम कौन सी जमीन है। हाल ही में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया। ये भारत के कौन-सेवें नंबर के प्रधानमंत्री थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ये भारत के 11वें नंबर के प्रधानमंत्री थे। इनका निधन हो गया। मैंने आपको एक सेशन भी किया करके दिया था इस पर, जवाबों से अच्छी मेरी खामोशी, ओबामा ने माना था लोहा, है ना? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो कि उदारीकरण के जनक कहे जाते हैं भारत में, और इन्होंने इनका निधन हो गया है। 2004 से 2014 तक इन्होंने 2 कार्यकाल लगातार निभाए प्रधानमंत्री के रूप में। तो जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी और नरेंद्र मोदी जी के बाद ये चौथे सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री रहे। कांग्रेस पार्टी से थे और भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री भी ये थे। 1982 से 1985 तक ये भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे। फिर ये 1991 से 1996 तक केंद्रीय वित्त मंत्री रहे। ये क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए मनमोहन सिंह जी कब से कब तक वित्त मंत्री थे, है ना? तो 91 से 96 तक। इसके अलावा 1987 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था इन्हें। सऊदी अरब के ऑर्डर ऑफ द किंग अब्दुल अजीज से भी सम्मानित किया गया था। अगला, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल की शुरुआत की? विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल, इसकी शुरुआत की है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने, केंद्रीय मंत्री हैं, और ये सुशासन दिवस के अवसर पर इन्होंने इसकी शुरुआत की है। सुशासन दिवस कब मनाया गया? 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर को मनाया गया। ठीक है ना? अभी मैं आपको डेट वाली लिस्ट दिखाऊंगा, क्योंकि देखो इसमें देखिए आप ध्यान देंगे तो ये जो 50 क्वेश्चन लिया गया इसमें डे एंड डेट, थीम,
ये क्वेश्चन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको मैं लास्ट में टेबल में दिखा देता हूँ। अभी यही क्वेश्चन भी लेने लगूँ तो वो लगभग 15-20 क्वेश्चन ही हो जाते हैं, 20 से 30, तो 50, 30, 80 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो दिखने में तो लगेगा हाँ 80 क्वेश्चन हो गया, लेकिन फालतू में आपका टाइम लॉस होगा। इसलिए उसको मैं एक टेबल में आपको शो करा देता हूँ, ठीक है ना? जितने दिवस वाले क्वेश्चन होते हैं। चलिए, तो सुशासन दिवस पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल की शुरुआत की है। प्रशासन गांव की ओर का एक हिस्सा है। बेंगलुरु में आयोजित 86वें सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो 86वां सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप हुआ। इसमें पुरुष एकल का खिताब एम रघु ने जीत लिया है। एम रघु ने, देखिए ये मेंस टाइटल जीते हैं। विमेन सिंगल जीती है किसने? देविका सिहाग ने। देविका सिहाग ने महिला एकल जीता हुआ है। बाकी पुरुष युगल, महिला युगल और मिश्रित युगल याद नहीं रखना आपको। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने राष्ट्र पर्व वेबसाइट और मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया? राष्ट्र पर्व, इसको किसने लॉन्च किया है? तो राष्ट्र पर्व कौन लॉन्च करेगा? ये रक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। राष्ट्र पर्व वेबसाइट और पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसमें स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, बीटिंग रिट्रीट समारोह सबके बारे में डिटेल जानकारी रहेगी। कहाँ पर क्या आयोजन होगा, कैसे आयोजन होगा, सब रहेगा इसमें, ठीक है। तो ये थे टॉप 50 क्वेश्चन। अगेन आपको ये रिमाइंड करा दूं कि बुक अगर नहीं ली हो तो इस बुक को जरूर लो। ये बुक आपके टेबल पर 2025 में होना ही चाहिए, तभी 2025 के करंट अफेयर में कॉन्फिडेंस आएगा आपको, किसी भी एग्जाम में बैठोगे तो, है ना? तो इसको जरूर ऑर्डर करो आप, ठीक है? ये आपका बेहतर इन्वेस्टमेंट है। चलिए अगला, अब हम लोग दिवस को देखेंगे। इस महीने के जो महत्वपूर्ण दिवस आए हैं, ये पूरी लिस्ट मैंने दे रखी है। आप इसको पीडीएफ से पढ़ लेना ना। यहाँ पर पूरा दिख नहीं रहा है, यहाँ पर पूरा दिख नहीं रहा है। चलिए ये हो गया। स्क्रीनशॉट लेना तो चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर पीडीएफ आपको दी ही जाएगी, पीडीएफ से आप पढ़ लेना, है ना? पीडीएफ आपको एमजेटी ऐप पर मिल जाएगी। इसके अलावा जो प्रमुख निधन है ये भी लिस्ट में दे रहा हूँ, और आपको चर्चे में रही जो पुस्तक और लेखक रहे उनको दे रहा हूँ। इसके बाद जो बहुत सारे जो कॉन्टेस्ट हुए हैं उनके जो विजेता हैं उनको, ये सब चीज़ें आपको मिल जाएगी पीडीएफ फॉर्मेट में। पीडीएफ आपको एमजेटी ऐप पर मिलेगा, बिल्कुल फ्री में, कोई चार्ज नहीं देना है, ठीक है? थैंक यू सो मच। और जल्द ही पार्ट 1 जनवरी का भी लाते हैं। लेट हो गया था इस बार काफ़ी ज़्यादा किताब वगैरह के चक्कर में, लेकिन अब आपको सब कुछ मिलेगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। करंट अफेयर्स मतलब MJT एजुकेशन।